गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 11 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एंड तक सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा। सबसे सैड न्यूज जो कि हमारे लिए आई है, पूरे देश के लिए आई है, रतन टाटा का निधन हो गया है। बहुत ही फेमस, आपको पता है, उद्योगपति थे रतन टाटा, है ना। टाटा ग्रुप के मालिक बोल सकते हैं आप इनको। पद्म विभूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? हाल ही में इनका निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2008। टाटा ग्रुप, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष रहे काफी लंबे समय तक रतन टाटा। अब हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें समाज सेवा में योगदान के लिए 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, मिस्टर रतन टाटा। ठीक है, तो 9 अक्टूबर 2024 को फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के, देखिए, टाटा ग्रुप या टाटा ग्रुप एंड सन्स के अध्यक्ष के रूप में ये काम कर चुके हैं। काफी दरियादिल हैं ये, काफी दरियादिल थे बोल सकते हैं। काफी सारी इनके बारे में काफी सारी चीजें पूरा वर्ल्ड जानता है। बहुत ही बोल सकते हैं कि एक, मतलब, जिनका दिल सोने के जैसा होता है, ऐसे व्यक्ति थे रतन टाटा। इनके बारे में जैसा कि एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। 1998 में एक इंडिका नाम की इन्होंने कार निकाली थी। अब इंडिका कार निकाली तो सही, लेकिन उसके बाद इनको बिजनेस में लॉस हुआ। उस वक्त शायद वो कार चली नहीं। तो उसके बाद इन्होंने टाटा मोटर, जो इनकी कंपनी थी, टाटा की जो कार बनाती थी इंडिका, उसको बेचने के लिए काफी सारी कंपनियों से बातचीत की कि मुझे कंपनी बेचना है। इसी क्रम में फोर्ड, बिल फोर्ड उस वक्त फोर्ड के मालिक थे, फोर्ड कार कंपनी के। तो उनके पास जब ये लेकर गए अपना प्रपोजल, तो उन्होंने ये कहा रतन टाटा को कि जब तुमको किसी बिजनेस की समझ नहीं हो तो उस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। तो वो बात रतन टाटा को काफी दिल पे लगी थी, और उसके बाद इन्होंने कंपनी बेचने का जो इनका मन था वो पूरी तरीके से छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने जो कंपनी को डेवलप किया, बोल सकते हैं मोटर इंडस्ट्री में, फोर व्हीलर जो इंडस्ट्री है उसमें। उसके बाद एक वक्त 2008 में ऐसा भी आया जब फोर्ड की कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तब इन्होंने ऑफर दिया फोर्ड को खरीदने का। और इसी क्रम में लैंड रोवर और जेगुआर, इनको खरीदा था रतन टाटा ने फोर्ड से उस वक्त। तो यहां से समझ में आता है केवल आपको ठानना पड़ेगा किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और वो एम आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसके अलावा जब ताज होटल पर अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक हुआ था, आतंकवादी घटना मुंबई में, तो ताज होटल पर जब ये घटना हुई थी, तो ताज होटल टाटा ग्रुप का, आप सभी को पता होगा। तो यहां पर ताज होटल में जितने भी लोग प्रभावित हुए थे, उस ताज होटल के जितने भी कर्मचारी थे, उनका सारा खर्चा रतन टाटा ने निर्णय लिया था कि हमारी कंपनी बियर करेगी। और जब तक होटल बंद रहा आतंकवादी घटना के बाद, सभी कर्मचारी को लगातार सैलरी दी गई। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं रतन टाटा जी के बारे में। तो अब हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में 1937 में हुआ था। ठीक है, इनके दादा जमशेदजी टाटा ने ही टाटा इंडस्ट्री की स्थापना की थी। रतन टाटा को उनके उद्योग और उनके सोशल सेक्टर में योगदान के लिए काफी सारे अवार्ड भी दिए गए हैं, जिनमें से एक की हमने बात करी, पद्म विभूषण 2008। लेकिन अदर अवार्ड भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। पद्म भूषण रतन टाटा जी को दिया गया था सन 2000 में। इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण 2006 में, पद्म विभूषण जिसकी हम बात कर रहे थे 2008 में। ठीक है, हॉनरी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश या फिर यूनाइटेड किंगडम का अवार्ड है, नागरिक सम्मान है ये। 2014 में रतन टाटा को दिया गया था। असम वैभव अवार्ड दिया गया था रतन टाटा को 2021 में, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा चुका है 2023 में। किसको? रतन टाटा को। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि की सेल के बारे में बता देता हूं। कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि आप सभी के लिए क्रेजी जिकेट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर नवरात्रि की सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है अवेलेबल है। सिविल सर्विसेज के लिए आप फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वनडे एग्जाम के लिए आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सभी पर अप टू 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा काफी अदर कोर्सेज पर भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट है। तो अगर आप एसएससी की टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रेलवे की काफी एग्जाम्स लाइनअप है, उनके लिए टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको सभी पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो आप चेकआउट कीजिए क्रेजी जिकेट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, आपकी क्वेरी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। आगे आते हैं। 44th एंड 45 आसियान समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 44वीं और 45वीं आसियान समिट का आयोजन किया गया लाओस में। कहां पर? लाओस। ठीक है, लाओस में भी आसियान भारत समिट का भी आयोजन किया गया है। वैसे देखिए, ये जो आसियान और भारत की समिट होती है ना, तो ये वहीं पर होती है जहां पर आसियान समिट का भी आयोजन किया जाता है ना। तो 44वीं और 45वीं आसियान समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? लाओस में। ठीक है, आसियान के बारे में लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, आसियान के नाम से जाना जाता है। इसका 45वां और 44वीं जो समिट है उसका आयोजन लाओस की राजधानी वियंताने में किया गया। ठीक है, लाओस के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है सोनेक्से सिम्फाडोन, इन्होंने अध्यक्षता की है आसियान समिट की। आसियान देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का आपको पता है एक समूह है। इन देशों के मध्य में आपसी शांति बनाए रखने के लिए, ट्रेड को, है ना, शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मली आसियान नाम की संस्था की स्थापना की गई थी। इसकी समिट हर साल 2 बार होती है साल में नॉर्मली। तो सम्मेलन के दौरान आसियान कंट्रीज के मध्य में एक साथ मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चर्चा की गई है। तो 44वीं और 45वीं आसियान समिट का आयोजन कहां किया गया? लाओस की कैपिटल वियंताने में। ठीक है ना। 10 से लेकर 11 अक्टूबर को 21वें आसियान इंडिया समिट का आयोजन भी यहीं पर किया जा रहा है। यह भी मैं आपको बता चुका था। ठीक है, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। आपको पता होना चाहिए कि आसियान की समिट सबसे पहली बार 1976 में इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। और इंटरेस्टिंग यह है कि 43 आसियान समिट 2023 का आयोजन भी इंडोनेशिया में ही लास्ट ईयर किया गया था। ठीक है, और अब 44 और 45 आसियान समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? कहां पर? लाओस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 मनाया गया 11 अक्टूबर को। याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को। उद्देश्य आपको पता है ना, जो भ्रूण हत्या होती है उसको रोकना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और गर्ल चाइल्ड के बर्थ को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड बनाए जाने का। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो यह क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में 2023 में लास्ट ईयर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, फिर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 साल की मैं आपको थीम बताता हूं। लास्ट ईयर 2023 में 11 अक्टूबर को जब मनाया गया था, तब इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेलबींग 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी। और 2024 में गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, 2024 में इंटरनेशनल बालिका डे की या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे की थीम है। ठीक है, तो दोनों साल की याद रखिए क्योंकि 2 साल की आपको याद रखना चाहिए। 2 साल का करंट अफेयर एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहली बार देखिए 1995 में जो बीजिंग में यूनाइटेड नेशन की विमेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पहली बार प्रस्ताव रखा गया था इस डे को मनाए जाने का।
काफी लंबे समय तक विचार किया गया और 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फाइनल किया, ऑफिशियली घोषणा की कि भैया हम इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाएंगे 11 अक्टूबर को। लेकिन अगले साल से, क्योंकि ये लेट हो गया था, तो 2012 में पहली बार 11 अक्टूबर को मनाया गया। मुझे थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। चलिए, तो 11 अक्टूबर को पहली बार 2012 में, ठीक है ना, मनाया गया था क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, है ना। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, उद्देश्य आपको क्लियर होगा, और पहली बार 2012 में मनाया गया, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल अपने नाम किया। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में जो इंडियन वीमेन टीम है टेबल टेनिस की, उसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कौन सा, ब्रॉन्ज, ठीक है ना। आयोजन कहां हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मुकाबला हुआ था उसमें साउथ कोरिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने, इंडिया ने, ठीक है ना। आज थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, आज थोड़ा सा खांसी या फिर, है ना, सर्दी के कारण प्रॉब्लम है, ठीक है। तो साउथ कोरिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, इंडिया ने, है ना। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। इंडियन टीम में सुतीर्था मुखर्जी, मनिका बत्रा, इंपॉर्टेंट है, मनिका बत्रा से बहुत क्वेश्चन आता है, और अहिका मुखर्जी, ये 3 लोग शामिल थे। तो जो इंडिया की टेबल टेनिस विमेन टीम है उसने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया, इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया साउथ कोरिया को हराकर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, अभी लिटरेचर का नोबेल दिया गया है, साहित्य का नोबेल, नोबेल ऑफ लिटरेचर 2024 के लिए, वो भी साउथ कोरिया की ही एक महिला को दिया गया है। आगे हम बात करेंगे, अभी केवल इतना कलेक्ट कर लो। तो एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन ये आयोजन करवाता है, ठीक है ना। एशियन कंट्रीज की टेबल टेनिस टीम के बीच में ये टूर्नामेंट सबसे पहली बार 1952 में आयोजित किया गया था। तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कौन करवाता है, एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन। पहले यह आयोजन करवाती थी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया, और वो ये है ना, थोड़ा सा नाम बदल गया है आगे चलकर। चलिए, इप्समार नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज से, ठीक है ना, जिसका नाम है इप्समार, इसका आयोजन किया जाता है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के मध्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इप्समार किसके मध्य में, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों की जो नेवी है उनके मध्य में आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल या फिर बोल सकते हैं संयुक्त बहुराष्ट्रीय, है ना, मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका आयोजन किया जाता है, नाम दिया गया है इप्समार, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी देखिए सीडीएस में पूछा गया था 2023 में, तो इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी रेफरेंस एमसीक्यू से जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए सारे तो नहीं मिल पाते, मुझे ढूंढने के बाद बहुत चीजें नहीं भी मिलती है, लेकिन सारे ही फैक्ट और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए रेफरेंस क्वेश्चन को यहां पर मैं इंक्लूड करता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेवल एक्सरसाइज से एप्समार 8th एडिशन है, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है जानते, साउथ अफ्रीका में। पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, क्योंकि इन तीनों की ही नेवी के मध्य में ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्र, ठीक है ना। तो इंडिया नौसेना की ओर से आईएनएस तलवार को भेजा गया है साउथ अफ्रीका यहां पर भाग लेने के लिए। उद्देश्य क्या है, तीनों सेनाओं के बीच में एक तो जो अंतर संचालन होता है, इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है उसको बढ़ावा देना, साथ में मिलकर ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उनको बढ़ावा देना, और साथ में कोऑर्डिनेट करना ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे वो
पैसिफिक ओशियन में हो, चाहे वो इंडियन ओशियन में हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ओशियन में अगर तीनों देशों की सेना मिलती है तो आपस में मिलकर कोई भी ऑपरेशन चला सकती है। आपको पता है समुद्री लुटेरे भी होते हैं, हाँ, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी होगी। तो ऐसे केस में अगर जरूरत पड़ती है तो ये तीनों मिलकर आपस में कोई भी ऑपरेशन चला सकते हैं। तो इसके लिए ये जो एक्सरसाइज करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो है इप्सामार, 3 देशों की नेवी के मध्य में, इंडिया के साथ ब्राजील और साउथ अफ्रीका। सबसे पहली बार 2008 में इस नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। 2024 में कहां आयोजित की जा रही है? साउथ अफ्रीका में। अक्टूबर 2024 में भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य में समझौता हुआ है? तो भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सारे लोग ई गवर्नेंस से जुड़े, है ना। इसके लिए एक तो गवर्नमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर, इसके और उमंग ऐप, इन दोनों के मध्य में समझौता हुआ है। दोनों ऐप क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। डिजी लॉकर की बात करें तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हार्ड कॉपी लेके घूम रहे, सबको आप रजिस्टर्ड कर दो कहां पर? डिजी लॉकर पर। अब आपको लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी रहेगी, जो जो आपने अपलोड किए। अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, डिजी लॉकर पे आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। और उमंग एक ऐप पे क्या होगा, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उनके लिए ये सिंगल विंडो ऐप है। सिंगल विंडो ऐप है, मतलब एक ही जगह पर सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, सर्विसेज, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इन दोनों के मध्य में समझौता हुआ है ताकि ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, आप किसी योजना या गवर्नमेंट सर्विस के लिए गए उमंग ऐप पर, अब डॉक्यूमेंट मांगेगा तो डॉक्यूमेंट्स जब ये दोनों ही अटैच हैं तो डॉक्यूमेंट्स यहां से कलेक्ट हो जाएंगे डिजी लॉकर, ठीक है। तो भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और उमंग ऐप के मध्य में हाल ही में समझौता हुआ है। एमपीएससी, आरआरबी, देखिए ये क्वेश्चन आए हुए उमंग एप्लीकेशन से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है। इंडिया में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और उमंग ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य में समझौता हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उमंग ऐप पर जाकर डिजी लॉकर की सेवाओं का भी उपयोग अब आम आदमी या नागरिक कर पाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, लोग एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी कर पाएंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्विसेज तक भी आसानी से पहुंच पाएंगे। मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि साइकिल कैसी चलेगी, शुरू में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको डिजी लॉकर समझाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा 2015 में जारी किया गया था डिजी लॉकर, है ना। सारी फिजिकल कॉपी अब आपको साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आप अपलोड कर दो। यह है डिजी लॉकर। सेकेंड, उमंग की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने यही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था उमंग ऐप को। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है उमंग प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन, ठीक है। तो डिजी लॉकर और उमंग के मध्य में हाल ही में यह समझौता हुआ ताकि देश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, की फीचर आपको भी क्लियर हो गए होंगे, यहां पर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया? तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हांगकांग को। यह हांगकांग नहीं है ना, चीन का प्लेस नहीं है, यह हांगकांग एक महिला का नाम है, एक ऑथर है, ठीक है ना, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर के लिए। और कहां की है? मैंने आपको बताया था साउथ कोरिया। कहां की है? साउथ कोरिया, ठीक है, हांगकांग, जिन्हें साहित्य के नोबेल से 2024 में सम्मानित किया गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, जब इंडिया में पहली बार साहित्य के लिए नोबेल किसको मिला था, क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने शायद आपको कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दिया था। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ठीक है, देखते हैं। साउथ कोरिया की ऑथर है हांगकांग। 2024 के लिए इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों भाई?
यह जो सम्मान है इनको इनके लेखन के लिए दिया गया, जिसमें देखिए एक तो हिस्ट्री की दर्दनाक घटनाएं, जितने भी इवेंट हुए हैं और जितने भी तकलीफ हैं, लोगों की जो सर्वाइवल स्टोरीज है, उनको पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है ना। इनके लिटरेचर में वे दिखाती है कि कैसे घटनाएं इंसानी जीवन को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना। तो ऑल ओवर मतलब दिल को छू जाने वाले साहित्य से संबंधित है कौन? हांगकांग। कहां से है? साउथ कोरिया। कौन सा अवार्ड दिया गया? साहित्य का नोबेल 2024 में। ठीक है। द वाइट बुक और ह्यूमन एक्ट एंड द वेजिटेरियन, ये बुक्स हैं दोनों किसकी? हांगकांग की, जिनको साहित्य का नोबेल मिला। हो सकता है ये बुक पूछी जाए, तो याद रख लेना। सबसे पहली बार साहित्य का नोबेल दिया गया था सूली प्रूवधोम को, फ्रांस के। ठीक है। और फर्स्ट विमेन है सेल्मा लागरलॉफ, जिनको दिया गया है नोबेल ऑफ लिटरेचर, स्वीडन की है। फर्स्ट इंडियन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो होगा फ्रांस के, पहला नोबेल मिला था साहित्य का। पहली विमन हो गई स्वीडन की, जिनको साहित्य का नोबेल दिया गया। फर्स्ट इंडियन जिनको साहित्य का नोबेल दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है। और पहले अश्वेत प्रेसिडेंट की बात करें तो वोले सोइंका नाइजीरिया के प्रेसिडेंट थे, जिनको साहित्य का नोबेल दिया गया। और 2023 में लास्ट ईयर नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब नोबेल किसको दिया गया? तो साउथ कोरिया के ऑथर हान कांगो को, 2024 का साहित्य का नोबेल। ठीक है। अक्टूबर 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है? तो देखिए, मानवाधिकार परिषद जिसे कहा जाता है ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए 2 साल के कार्यकाल के लिए 18 मेंबर की नियुक्ति की है। 18 मेंबर कंट्रीज, ठीक है ना, जिनको अपॉइंट किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 47 मेंबर होते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में, 47। इनमें से 2 साल के लिए, सबका कार्यकाल 2 साल ही होता है। अब 2025 से 2027 तक के लिए 18 नए मेंबर कंट्रीज को चुना गया है ह्यूमन राइट, है ना, ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यहां पर 18 देशों के नाम मैंने आपको मेंशन किए, एक एक नाम नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ लेना। कतर, आइसलैंड, केनिया, है ना, जो भी है, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, ये आप देख लेना, पॉज कर लो और देख लो, या फिर पीडीएफ ले लेना, वहां से देख लेना। ठीक है ना। 1 जनवरी 2025 को ये अपना कार्यकाल संभालेंगे और 2 साल का इनका कार्यकाल है। ठीक है। देखिए, सॉरी, हाँ, क्लियर करना, 3 साल का कार्यकाल है, शायद मैंने 2 बोला है, 2 बार बोला है आपको, 3 साल का इनका कार्यकाल है। 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको चयनित किया जाता है। तो 2025 के देखिए 1 जनवरी को शुरू, 2025 हो गया, 2026 पूरा और 2027 पूरा। तो अब 2028 की 1 जनवरी को अब जो नए मेंबर आएंगे वो तब अपॉइंट होंगे। तो ऑल ओवर साइकिल देखें तो सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का। ठीक है, करेक्ट करना इस फैक्ट को। तो 1 जनवरी 2025 को, है ना, कार्यकाल ये सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर के रूप में। ठीक है, 18 नई मेंबर कंट्री सदस्य बनी हैं और टोटल कितने मेंबर होते हैं? 47। ठीक है ना। 31 दिसंबर 2024 को 18 देशों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनके स्थान पर ये नए देश बने। वैसे आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि लगातार 2 कार्यकाल, यहां पर मुझे शायद इस वर्ड पे कंफ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैंने आपको वहां पर 2 साल बोल दिए। देखिए, अगर कोई कंट्री 2 साल 2 कार्यकाल, है ना, 2 टेन्योर अगर पूरा करती है, 3 साल रह ली और फिर 3 साल रह ली, तो उसके बाद वो सदस्य नहीं चुनी जा सकती, रीइलेक्ट नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगातार 2 कार्यकाल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर लगातार नहीं रहेगा, फिर गैप आएगी और फिर अगर आगे कंटिन्यू कभी होता है तो फिर होगा। ठीक है। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करती है? यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाली संस्था है। 2006 में इसका गठन किया गया था।
आज सेल का प्रॉब्लम हो गया था, आई होप आप समझ सकते हैं इतना। ठीक है, कंटिन्यू करें, है ना, शायद वॉइस चली गई थी तो एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की। राफेल नडाल का संबंध किस देश से? तो राफेल नडाल की बात करें तो ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। कहां के? स्पेन के, ठीक है ना, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है कि अब ये टेनिस नहीं खेलेंगे। ठीक है, काफी फेमस है, आपने देखा भी होगा इनको काफी बार, इन पे काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आए, एसएससी, सीएचएसएल और अदर काफी एग्जाम में। ठीक है, देखिए स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने टेनिस गेम से संन्यास की घोषणा कर दी। यहां पर याद रखिएगा कि स्पेन के मलागा में होने वाले डेविस कप फाइनल के बाद ये संन्यास ले लेंगे। स्पेन के खिलाड़ी हैं और स्पेन में ही जो डेविस कप आयोजित किया जाएगा टेनिस का, उसके बाद ये संन्यास लेने वाले हैं, घोषणा कर चुके हैं राफेल नडाल। ठीक है, इनके करियर में 22 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं वो इन्होंने अपने नाम किए। 2 तो इन्होंने जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 14 जीते हैं फ्रेंच ओपन, 2 जीते हैं विंबलडन और 4 इन्होंने यूएस ओपन अपने नाम किए। ठीक है, राफेल नडाल को रेड कोर्ट का बादशाह कहा जाता है क्योंकि जो क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं नॉर्मली फ्रेंच ओपन 14 बार इन्होंने सबसे ज्यादा जीता है ना, तो क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं इसलिए इन्हें रेड कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। याद रहेगा कौन है ये? राफेल नडाल। कहां के टेनिस प्लेयर हैं? स्पेन के, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने करियर में अपने नाम किए। सबसे ज्यादा कौन से? फ्रेंच ओपन। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा मिशन ल्यूपेक्स मिशन को मंजूरी दी है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अंतरिक्ष आयोग ने देखिए भारत और जापान, ठीक है ना, इनका एक संयुक्त चंद्र मिशन है ल्यूपेक्स मिशन, इसको मंजूरी प्रदान की। तो ल्यूपेक्स चंद्र मिशन, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए भारत या इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य में शुरू किया गया है, तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य में। ठीक है ना, जॉइंट मून मिशन है इंडिया और जापान का। हाल ही में इंडियन स्पेस कमीशन ने दोनों देशों के मध्य में ये जो जॉइंट मून मिशन है इसको मंजूरी प्रदान की। ल्यूपेक्स मिशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 2025 तक ये लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा के अध्ययन के लिए। डन। तो यहां पर 11 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा, ध्यान से हमने सारे फैक्ट देखे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिएगा, आंसर लेंगे सिर्फ। 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। आंसर डी। हाल ही में WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया। ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित डिसीज है? तो आंखें प्रभावित होती है ट्रेकोमा में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल कब? 10 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको पता है बैंक रेट 6.75% है, तो यह कथन गलत है यहां पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है ना, बहुमत हासिल किया है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किस स्थान पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। डन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का इनॉग्रेशन किया? एक सेकेंड, है ये मुंबई नहीं है, ये गुजरात का लोथल है। एक बार मैं क्लीन करता हूं यहां पे, अगले क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। चलो, तो है गुजरात का लोथल। फिर से रिपीट करता हूं, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, के विकास को कहां पर मंजूरी दी? गुजरात के लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्लेस है, मैंने आपको कल बताया था।
यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का इनॉग्रेशन पीएम ने कहां पर किया, तो यह किया है मुंबई में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रिवाइंड करके देख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। के सैयद किस अफ्रीकी देश के प्रेसिडेंट चुने गए, तो यह है ट्यूनिशिया के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, के सैयद। चर्चा में रहा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर, बिहार में टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन था, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया, तो एसपी धारकर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने कवर किए थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे समझ लेते हैं यहां पर हम। ठीक है, आंसर ले लेते हैं। भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी क्रांति, उसके बाद बने थे 1958 के एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है, तो नाटो का 32वां सदस्य देश कौन, स्वीडन। और मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, मिथुन चक्रवर्ती के पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था। नेशनल क्रिकेट अकादमी का हाल ही में इनॉग्रेशन कहां किया गया, और काजिंद सैन्य अभ्यास भारत के साथ किस देश के मध्य में आयोजित होता है, भारत और किस देश के मध्य में आयोजित होता है। तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।